औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्लाइड्स शो हो रही हैं? यस सर। ओके। ब्लूम टेक्सोनोमी आज हमने स्टार्ट करना है। ब्लूम टेक्सोनोमी बेसिकली एजुकेशनल टेक्सोनोमी है, क्लासिफिकेशन है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की। दो किस्म की टेक्सोनमीज़ हम एजुकेशन के अंदर पढ़ेंगे। एक कल हम जो पढ़ चुके हैं ब्लूम सोलो टेक्सोनोमी, और दूसरा आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्लूम टेक्सोनोमी। सोलो की दो हमने स्टेजेस देखी थी, कैटेगरीज देखी थी सॉरी, और 5 स्टेजेस या लेवल्स देखे थे कल। इसी तरह जो ब्लूम टेक्सोनोमी है ये आज हम देखेंगे। इसके 3 एरियाज़ होते हैं, बेसिक एरियाज़, जिनको हम डोमेन्स कहते हैं। एक कॉग्निटिव है, एक अफेक्टिव है, और तीसरा जो है वो साइकोमोटर है। बेसिकली टेक्सोनोमी किसी भी चीज़ की क्लासिफिकेशन को कहते हैं। किस तरह की क्लासिफिकेशन? हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, जिसमें छोटी चीज़ जो है वो पहले होती है और बड़ी चीज़ ऊपर ऊपर होती है। इस तरह की क्लासिफिकेशन को हायरार्की कहते हैं। जैसे स्कूल के अंदर अगर हम हायरार्की की बात करें तो क्लास 4 सबसे नीचे होता है और हेडमास्टर या प्रिंसिपल टॉप रैंक पे होता है। तो ये एक हायरार्की है, ठीक है। सबसे ऊपर हेड है, फिर SST, EST, PST, क्लास 4 एट्सेट्रा, स्वीपर एंड पे चला जाए। ये एक हायरार्की है। इसी तरह एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को भी हम जो है उनकी इम्पोर्टेंस या उनके लेवल के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं, तो इसको हम कहते हैं हायरार्की वाइज क्लासिफिकेशन। तो ये अगर आप देखें इस इमेज को, जो इसमें बेसिकली जो है जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं नॉलेज से लेकर इवैल्यूएशन तक, इनको हायरार्की वाइज क्लासीफाई किया गया है। एक सीक्वेंस के अंदर जो है वो अरेंज किया गया है, जिसमें सबसे नीचे जो है लोएस्ट लेवल जो है वो नॉलेज का होता है और हाईएस्ट जो है वो एवैल्यूएशन का है, ठीक है। तो ये एक तरह की क्लासिफिकेशन होती है टेक्सोनोमी। तो एजुकेशन के अंदर 2 टेक्सोनोमी हैं, सोलो एंड ब्लूम। सोलो हम कल पढ़ चुके हैं, ब्लूम पे हम बात करने जा रहे हैं कि ब्लूम टेक्सोनोमी इज़ कंसिस्ट ऑफ 3 हायरार्किकल मॉडल्स which are used to classify educational objectives into a level of complexity and specificity. These models are domains are cognitive, affective and psychomotor domain. तो ये जो है वो पहला हमारा मॉडल है, हायरार्किकल मॉडल, ठीक है। ये पहला जो डोमेन है इसका उसका है। ये दूसरा जो डोमेन है ये उसका मॉडल है, ठीक है, रिसीविंग से लेकर करेक्टराइजेशन तक। और ये तीसरा जो डोमेन है उसका मॉडल है, परसेप्शन से लेकर ओरिजिनेशन तक। तो ये 3 बेसिकली जो मॉडल्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं किस चीज़ के लिए? ब्लूम टेक्सोनोमी के अंदर। इनको डोमेन्स या मॉडल्स कहा जाता है। तो कंसिस्ट ऑफ 3 हायरार्किकल मॉडल्स। इनका फंक्शन क्या है? यूज टू क्लासीफाई एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। किस तरतीब में? इनटू अ लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेसिफिसिटी। जो लोएस्ट लेवल पे होगा, बहुत सिंपल सी बात है होगी, अभी हम बढ़ेंगे तो मज़ीद ये क्लैरिफाई हो जाएगा। और जो ही हम ऊपर चलते जाएंगे तो जो है वो कम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। किसने दी थी ये टेक्सोनोमी? डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने दी थी। ये अमेरिकन थे डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम। 1913 से 1999 इनका लाइफ स्पैन है। और 1956 में 1956 में इन्होंने ये जो टेक्सोनोमी है फर्स्ट टाइम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे, और इसका सिर्फ एक ही डोमेन दिया था, वो था कॉग्निटिव डोमेन। वो क्या था? कॉग्निटिव डोमेन। फिर इनके स्टूडेंट थे क्रैथहोल। उन्होंने 8 साल बाद, अपने उस्ताद के 8 साल के बाद जो है इसका दूसरा डोमेन इंट्रोड्यूस करवा दिया 1964 में, और वो डोमेन था जो है अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। फिर इसके 8 साल के बाद इसका तीसरा डोमेन जो है वो साथ इसके शामिल कर दिया गया, वो है साइकोमोटर डोमेन। वो किसने दिया था? सिम्पसन ने दिया था। तो हम 1 बाई 1 इन तीनों डोमेन्स को देखेंगे। 1956 में 1956 में डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने जो कॉन्सेप्ट दिया था ब्लूम टेक्सोनोमी का पहला डोमेन या मॉडल, वो था नॉलेज ओरिएंटेड, ठीक है। कॉग्निशन कहते हैं जहनी सलाहियतों को, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को, मेंटल पोटेंशियल को, ठीक है, माइंड को। एक होता है ब्रेन, एक होता है माइंड। माइंड से ब्रेन होता है फिज़िकल पार्ट हमारा, फोर मिड एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। और जो हमारा ब्रेन जो है ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन,
और जो माइंड होता है ना, वो हमारा जो है उस ब्रेन की जो फंक्शनिंग है उसको माइंड कहा जाता है। तो बेसिकली वो हमारी जो थिंकिंग है, प्रोसेसिंग है, इंटेलिजेंस है, इसके साथ साथ हमारी जो रीजनिंग है, जजमेंट है, सारी हम अपने दिमाग से ही करते हैं। तो ये सारी जो है कग्निशन के अंदर आती हैं। तो इन्होंने जो है वो कग्निटिव डोमेन दिया जिसका मेजर फोकस नॉलेज के ऊपर है। किस चीज़ के ऊपर है? नॉलेज के ऊपर है, ठीक है। और इसको इन्होंने 6 कैटेगरीज में 1956 के अंदर डिवाइड किया, 6 लेवल्स के अंदर। सबसे पहले नॉलेज है, फिर कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेल्युएशन। आप ये कीवर्ड काफ़ी जो है ये लिख के इसे याद कर सकते हैं, इनका सीक्वेंस। ये इसकी जो है वो 6 लेवल है। अगली स्लाइड में हम डिटेल में देखेंगे। अच्छा, ये जो है रिलेटेड टू हेड है, चूँकि हम बात करेंगे ना हेड, हार्ट एंड हैंड, ये 3 टर्म्स भी हम यूज़ करेंगे, इनको रिलेट करेंगे इनके साथ। दूसरा जो डोमेन था, ये पहला नॉलेज से रिलेटेड है। दूसरा जो डोमेन है ये जो है वो हमारी एटीट्यूड से, वैल्यूज से या फीलिंग से रिलेटेड है। एटीट्यूड से मुराद ये है कि हम किसी के बारे में सोचते किस तरह से हैं, ठीक है। वैल्यूज़ हमारी सोशल अक़दार क्या है, फीलिंग, थिंकिंग, थाट हमारी क्या है, यानी अच्छाई और बुराई की तमीज़ क्या हमें है। हम अच्छे को अच्छा समझते हैं, बुरे को बुरा समझ के उसको उस तरह परफॉर्म करते हैं कि नहीं करते। ये जो है वो इफेक्टिव डोमेन है। वैल्यूज़ इसी को कहा जाता है ना, गुड या बैड का जो डिफरेंस अगर किसी को पता है तो इट मीन्स उसने वैल्यूज़ एक्वायर की हुई हैं, अदरवाइज उसने नहीं की हुई तो उसकी थिंकिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये एटीट्यूड, वैल्यूज़ और थिंकिंग यानी हार्ट से रिलेटेड है। ये किसने क्लासीफाई किया? 1964 में डेविड क्रैथहोल ने इसको डिवाइड किया और इंट्रोड्यूस करवाया। और इसके 5 लेवल हैं। सबसे पहले है अटेंडिंग, फिर रिस्पॉन्डिंग, फिर वैल्यूइंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग और फिर कैरेक्टराइजेशन। अरवोक से आप इसको याद कर सकते हैं और इनको याद करना इंतहाई अहम है। देन लास्ट में जो तीसरा डोमेन दिया 1972 में सिम्पसन ने, ये प्रैक्टिकल या मोटर स्किल से रिलेटेड है। अब देखें, हम अपने क्लास में बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को चीज़ें आनी चाहिए, उसको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है कॉग्निटिव डोमेन। हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा क्लास में टीचर की रिस्पेक्ट करे, अपनी जगह पे जाके बैठे, किसी की चीज़ बगैर इजाज़त के इस्तेमाल ना करे, अगर किसी को कोई चीज़ ज़रूरत है तो शेयरिंग करे, टीचर की रिस्पेक्ट करे। क्लास के अंदर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं तो उनकी बुलिंग ना करे, उन पे जो है वो जुमले ना कसे। ये सारी के सारी जो है अक़दार हैं, वैल्यूज़ हैं, ये इफेक्टिव डोमेन के अंदर आते हैं। तीसरा है साइकोमोटर। हम चाहते हैं कि बच्चा बोर्ड के ऊपर आके प्रैक्टिकली कोई चीज़ सॉल्व करे, बच्चा जो है कोई स्पीच कर सके, कोई खेल में पार्टिसिपेट कर सके, कोई प्रोजेक्ट बना सके, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सके। तो ये जो प्रैक्टिकल स्किल भी हम चाह रहे होते हैं, डिमांड कर रहे होते हैं, तो यही वो 3 हमने पढ़ा था कि जो है वो डोमेन्स ऑफ लर्निंग्स। आपको याद हो अगर किसी को, तो मैंने उस वक्त आपको बताया था कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कोग्निटिव डोमेन। वहाँ पे साइकोमोटर की जगह कोग्निटिव वर्ड यूज़ हुआ था, तो ये इसका अल्टरनेटिव वर्ड है साइकोमोटर का, कोग्निटिव डोमेन। तो ये 3 जो है, ये तीसरी प्रैक्टिकल या मोटर स्किल्स होती हैं, ये रिलेटेड टू हैंड है। हैंड से, हाथों से ही हम मोस्टली अपनी जितनी भी फिज़िकल वर्क है परफॉर्म करते हैं, इन स्टे रिलेटेड, टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड। सिम्पसन ने 1972 में ये दिया। इसके 7 लेवल्स हैं: परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पांस, मैकेनिज्म, कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पांस, अडॉप्टेशन एंड ओरिजिनेशन। सग मकाओ, इससे आप जो है कीवर्ड से आप इसको याद कर सकते हैं और इनका याद करना इंतहाई अहम है। जितने भी आपके पेपर हुए हैं उनमें बहुत दफ़ा ये पूछा जा चुका है कि ब्लूम जो है वो क्या है, एजुकेशनल टेक्सोनॉमी है। ब्लूम टेक्सोनॉमी के फाउंडर का नाम बेंजामिन ब्लूम है। बेंजामिन ब्लूम का ताल्लुक अमेरिका से है। कॉग्निटिव डोमेन 1956 में प्रेजेंट किया गया, अफेक्टिव 1964 में, साइकोमोटर जो है 1972 में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल मिनिमम और 3 सवाल मैक्सिमम आपके ब्लूम टेक्सोनॉमी से तकरीबन पेपर में पूछे जाते हैं। एक मिनिमम और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, 1 से 3 तक हो सकते हैं, ठीक है जी। अभी ये जो है हैंड से रिलेट करते हैं। अभी हम इनको 1 बाई 1 डिटेल में देखते हैं। 22 फॉलो, ये इसको आप इसमें अमेंड कर लें, इसकी अमेंडमेंट कर लें। ये जो है यहाँ पे मिस्टेक है, ये अगर आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। तो पैक भी जो है वो ब्लूम को ही आजकल फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये चले, मैं इसको यहाँ से रिमूव भी कर रहा हूँ, तो आप लोग भी नोट कर लेंगे। हमारे यहाँ पैक और 22 पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन दोनों जो है वो अब जो है वो ब्लूम टेक्सोनॉमी को फॉलो कर रहे हैं। पहले
पैक्सोलो को फॉलो किया करता था। अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव डोमेन की। बहुत आसान है, माइक किसी का ऑन है ऑफ कर दें, इसको समझना मुश्किल नहीं है, सिर्फ तवज्जो करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इंतहाई तवज्जो के साथ जब आप इसको सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसको समझना इंतहाई आसान हो जाएगा। अब देखें, सबसे पहले इसमें है नॉलेज। नॉलेज क्या होता है? ठीक है, कंप्रीहेंशन है, फिर एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है, एंड इवैल्यूएशन है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कॉग्निटिव कहते किसको हैं, ये दिया किसने था, ये मैं बता चुका हूँ बेंजामिन ब्लूम में 1956 में। तो ये जो डोमेन है ये कंसर्न है हमारे नॉलेज के साथ, इंटेलेक्चुअल या मेंटल एबिलिटीज़ और मेंटल स्किल्स के साथ। स्टूडेंट बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वर्ड स्किल आ जाता है। तो भाई स्किल जो है लाजमी नहीं है कि आप कोई हाथ से काम करें तो वो स्किल होती है, तो जहनी मेंटल स्किल्स भी हो सकती हैं। एक बंदा बड़ा अच्छा सोचता है, जजमेंट उसकी बहुत अच्छी है, तो ये उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ या इंटेलेक्चुअल स्किल्स हो सकती हैं। जब बात इंटेलेक्चुअल या मेंटल स्किल्स की आती है तो इट मीन्स कॉग्निटिव डोमेन पूछा जा रहा है। और जब आप से बात फिजिकल स्किल्स की पूछी जाएगी तो फिर साइकोमोटर डोमेन होता है। क्योंकि हम बात करें ना कि साइकोमोटर फिजिकल वर्क से रिलेटेड है, प्रैक्टिस से, परफॉर्मेंस से, एक्सपीरियंस से, एक्सपेरिमेंटेशन से, डिमॉन्स्ट्रेशन से, एक्टिविटीज़ से, ठीक है। तो इन चीज़ों से, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस से, इनसे रिलेटेड है। तो जब बात फिज़िकल स्किल की आएगी तब होगा जो है वो साइकोमोटर डोमेन। तो ये किससे रिलेट करता है? नॉलेज से, इंटेलेक्चुअल या मेंटल एबिलिटीज़ एंड स्किल से। अब हम इसका सीक्वेंस देखते हैं। सबसे पहले है नॉलेज, इसका लोएस्ट लेवल है। अगर आप यहाँ पे देखें तो बिल्कुल बॉटम पे नॉलेज है और बिल्कुल टॉप पे जाके एवेल्युएशन है, ठीक है। तो एट द बॉटम या लोएस्ट लेवल पे कॉग्निटिव डोमेन में क्या चीज़ मौजूद होती है? नॉलेज। और हाईएस्ट लेवल पे एवेल्युएशन मौजूद है, ठीक है। एबिलिटी, अब इसका नॉलेज किसको कहते हैं? नॉलेज ये है कि आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है, याद की हुई है, तो आपको किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन होना ये नॉलेज है, ठीक है। इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स की जो है आपको आइडेंटिफिकेशन है, ये आपके पास नॉलेज है किसी भी चीज़ का। तो एबिलिटी, वो जो चीज़ आपके पास जो फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन मौजूद है। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जी एजुकेशन क्या है, तो आप में से कोई मुझे डेफिनेशन उसकी बता रहा है, तो इट मीन्स वो क्या कर रहा है? रिकॉल या रिमेंबर कर रहा है किसको? प्रीवियस लर्नड मटेरियल को। अब जब पेपर में सवाल आता है ना, तो आपसे सबसे पहले जो सवाल होते हैं छोटे लेवल का, वो होता है नॉलेज लेवल का। इसमें बच्चे ने सिर्फ रिकॉल करना होता है, पाकिस्तान कब बना, 1947 को बना। उसने रिमेंबर या रिकॉल करना है जो उसने याद किया हुआ है। एबिलिटी टू रिकॉल और रिमेंबर प्रीवियसली लर्नड मटेरियल इज़ नाउन एज नॉलेज। तो नॉलेज क्या है? आप मेमोराइजेशन कह सकते हैं या रिकॉलिंग प्रीवियस नॉलेज कह सकते हैं, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल टीचर पूछता है डिफाइन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी किसको कहा जाता है, तो बच्चा इसकी डेफिनेशन जो भी है वो लिख देगा, चाहे उसने रटा लगाई हुई है या उसको उसकी मतलब मफहूम भी पता है या नहीं। मसलन टीचर कहता है कि नेम द 3 टॉप क्रिकेटर, ठीक है, नेम द फर्स्ट 2 प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, इस तरह डिस्क्राइब, रिलेट, टेल, फाइंड, तो ये जो है कुछ वर्ब यूज़ होते हैं। डिफ़ाइन भी इसमें यूज़ होता है, ठीक है, कि डिफ़ाइन वर्ड भी इसमें आ सकता है कि आप डिफ़ाइन करें किसी भी चीज़ की, जो डेफिनेशन होती है वो भी इसके अंदर आती है। अच्छा, उसके बाद है कॉम्प्रीहेंशन। अब ये कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में पता है, आपको पता है कि भाई एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स ये एजुकेशन है, ठीक है, आपको इसकी डेफिनेशन आती है। लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि नॉलेज क्या है, वैल्यूज़ क्या है, एक्विजिशन किसको कहते हैं, ठीक है, बिलीव्स, हैबिट्स ये क्या होते हैं। अगर आपको इन चीज़ों का मतलब भी पता है तो इट मीन्स आपका जो कॉग्निटिव लेवल है वो कॉम्प्रीहेंशन का है। और अगर आप सिर्फ आपने रटा लगाया हुआ है, आपको याद है लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप नॉलेज लेवल पे हैं, ठीक है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मटेरियल। अब आपको एजुकेशन के जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के हर एक वर्ड का मीनिंग भी पता है कि भाई एक्विजिशन कहते हैं किसी चीज़ को हासिल करने को, नॉलेज कहते हैं फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन को, वैल्यूज़ कहते हैं गुड या राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको, ठीक है, बिलीव्स जो हमारे ट्रस्ट होते हैं रिलीजियस, उनको कहा जाता है, ठीक है। तो मकसद बात करने का कि आपको मीनिंग अगर आते हैं तो ये कम्प्रीहेंशन होता है। तो अगर आप पेपर में मीनिंग भी बता रहे हैं तो इट मीन्स आपका कम्प्रीहेंशन का लेवल है। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मटीरियल, यानी जो आपको मैंने डेफिनेशन बताया उसके मीनिंग भी आपको आते हैं।
डिस्कस द आउटलाइन, प्रिडिक्ट, एक्सप्लेन, ये कुछ जो है एक्टिव वर्ब इसके लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन सोलर एक्लिप्स, सोलर जो सूरज किरण कब होता है तो उसको उसकी वजह बयान करें, तो आपको वजह भी पता है, ठीक है। अच्छा, अब आपको सबसे पहले तो आपको चीज़ याद थी, फिर आपको जो चीज़ याद है उसका मतलब मफहूम भी पता है। फिर तीसरे नंबर पे आता है एप्लीकेशन। क्या आप इसको नई जगह पे अप्लाई कर सकते हैं? मसलन मैं आपसे सवाल करता हूँ यहाँ पे कि एक अनपढ़ बंदा क्या एजुकेटेड हो सकता है? जी, कोई बता सकता है इसका जवाब? क्या एक अनपढ़ बंदा एजुकेटेड हो सकता है? यस सर। यस सर। हाँ, यस यस। सर। इसका जवाब है जी यस हाँ, सर हो हो सकता सकता है। है। अच्छा, ये हमें कैसे पता चला कि अनपढ़ बंदा, इलिटरेट बंदा एजुकेटेड है? बड़ी अजीब सी बात है। कैसे हमें पता चला? हमें ऐसे पता चला, हमने एजुकेशन की डेफिनेशन में कहा कि एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड हैबिट्स। एक बंदे की बड़ी अच्छी तरबियत है, बड़े अच्छे अखलाक हैं उसके, और वो कार का बहुत अच्छा मैकेनिक है, ठीक है, तो इट मीन्स उसने कोई स्किल भी हासिल की हुई है और उसके पास आवाज अच्छी बहुत इकदार भी डिस्टर्ब हैं, हो रही है। उसकी इकदार भी बहुत अच्छी हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो एजुकेटेड है एज पर डेफिनेशन। तो इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन। जब आप एक नॉलेज जो आपने ले लिया है एक जगह से, क्या उसको आप दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं? आपको सिमुलेशन की डेफिनेशन में एग्जांपल मैंने एक दी थी, याद है वो एग्जांपल सिमुलेशन वाली? वो बच्चे को उसकी माँ यस कोई सर बताती है। जिहाद। जी, कौन सी थी ज़रा जी बताएं। सर वो परिंदे के बारे में आप हाँ, वो बताएं ना भाई, क्या थी परिंदे के बारे में, बताएं। सर बच्चे को माँ बताती है कि ये परिंदा है, ये उड़ता है। हम्म। और नेक्स्ट जो है बच्चा मतलब 12 तोता को बताती है कि बच्चा एक तोता देखता है और बताता है कि मामा ये भी उड़ा है। तो उसकी माँ कहती है हाँ जी, कहता है इसके भी पर हैं, ये भी उड़ता है, तो ये भी परिंदा है। अब मतलब ये उसने उसकी क्या किया सिमुलेशन है? होगी कि उसने अपनी मतलब चिड़िया के बारे में बताया गया और तोते के बारे में उसने खुद बता दिया। यस। अब देखें, तो तोते ये के उसमें बारे में, एप्लीकेशन थी ना तोते के उसकी। बारे में उसको उसकी माँ ने नहीं बताया हुआ था, बट बच्चे ने क्या किया, अपने वो जो उसने स्पैरो के बारे में, चिड़िया के बारे में उसकी माँ ने उसको बताया था, उस नॉलेज को क्या किया यहाँ पे, यूज़ किया या अप्लाई किया है। इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन। जब आपके पास एक नॉलेज हो, फिर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग यानी मीनिंग मफहूम भी पता हो, और आप उसको किसी दूसरी जगह पे अप्लाई भी कर सकते हो, तो इट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन। द एबिलिटी टू अप्लाई द प्रीवियसली लर्न नॉलेज इनटू अ न्यू सिचुएशन, इसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़, इलस्ट्रेट, कंप्लीट, सॉल्व, ठीक है। हाउ अ थर्मामीटर इज़ यूज, आपको टीचर ने एक फार्मूला दिया और उससे कहा कि इसको जो है इससे सवाल हल करके दिखाएं, तो ये एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद है एनालिसिस। अब देखें एनालिसिस से क्या मुराद है। अब हमने मोड्स ऑफ एजुकेशन पढ़े थे, मैं यहाँ पे एजुकेशन को एग्जांपल कोट करके ले जा रहा हूँ और इसी को मैं एंड तक ले जाऊँगा इन 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 6 के 6 लेवल्स पे, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाए। अच्छा, हमने मोड्स ऑफ एजुकेशन पढ़े थे, एक था फॉर्मल, एक था नॉन फॉर्मल और एक था इनफॉर्मल, याद है सबको? जी, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर आ रही है, आ रहे हैं सर। जी, ये तीन जो है वो मोड्स ऑफ एजुकेशन थे जो हमने पढ़े थे। अच्छा, ये मेरे पास 24 स्टूडेंट सिर्फ शो हो रहे हैं, क्या वाकई इतने मौजूद हैं या ज़्यादा हैं मौजूद क्लास में? सर ज्यादा है। अच्छा, ओके। अच्छा, और स्टूडेंट शो ओके। अच्छा, 40। मोड्स में हमने बात की थी फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब देखें, एक हम ये समझते हैं कि शायद स्कूल के अंदर जो बच्चा बस्ता उठा के जाता है तो वो एजुकेशन एक्वायर कर रहा है, यही जनरल कॉन्सेप्ट तो हमारा यही है ना। आपसे सवाल मैं कर रहा हूँ कि यही कॉन्सेप्ट है ना कि जो स्कूल में जाता है शायद वही एजुकेशन एक्वायर कर रहा है, ऐसा ही है। पब्लिक ओपिनियन आप समझ लें। यस यस सर। सर। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बच्चा जो टीवी से कुछ गेन कर रहा है वो भी एजुकेशन एक्वायर कर रहा है, जो मस्जिद से कर रहा है, फैमिली से कर रहा है, ठीक है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, किसी ओपन यूनिवर्सिटी के किसी कोर्स से, ऑनलाइन किसी कोर्स से, या फिर वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से एजुकेशन एक्वायर कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एजुकेशन तीनों तरह से एक्वायर कर रहा है।
अब एनालिसिस क्या कहता है? एनालिसिस में भी यही होता है कि बजाय इसके कि हमने डेफिनेशन तो देख ली है कि भाई एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड हैबिट्स, तो भाई ये एजुकेशन वो कहाँ कहाँ से एक्वायर करते हैं, हमें पता हो हर एक कंपोनेंट का, हमें पता हो हर एक कंपोनेंट का कि भाई अगर उसकी माँ या उसका बाप उसको कोई तरबियत उसकी कर रहे हैं तो वो भी उसको एजुकेट कर रहे हैं, मस्जिद का इमाम कर रहा है तो वो भी एजुकेट कर रहा है, इंटरनेट पे वो कोई चीज़ गेन कर रहा है वो भी एजुकेशन एक्वायर कर रहा है। तो ये होती है एनालिसिस कि किसी एक चीज़ को उसके कंपोनेंट पार्ट्स में, यानी एजुकेशन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके जब हम देखेंगे तो फिर हमें समझ लगेगी एजुकेटेड की, लिटरेट की, इलिटरेट की। ठीक है, एबिलिटी टू ब्रेक डाउन फैक्ट्स इनटू कंपोनेंट पार्ट्स टू बेटर अंडरस्टैंड इट। जब तक हमें तीनों मोड्स का नहीं पता होगा, अभी भी जैसे मैंने सवाल किया कि क्या एक अनपढ़ बंदा एजुकेटेड हो सकता है, तो बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री हुए होंगे कि अगर उन्होंने पहले जो मैंने एक थिंकिंग क्वेश्चन दिया था ब्रेन स्टॉर्मिंग का कुछ दिन पहले कि एजुकेटेड और इलिटरेट में फ़र्क, नॉन अनएजुकेटेड और इलिटरेट में फ़र्क, तो जिन्होंने इस पे प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया होगा यकीनन उनको मेरी इस बात से भी वो डिसएग्री होंगे अभी तक। तो ये होती है ब्रेक डाउन कि जब आप किसी भी चीज़ को उसके कंपोनेंट पार्ट्स में डिवाइड करके नहीं देखेंगे तो तब आपको क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्शन वर्ब्स हैं, एक्टिव वर्ब्स हैं, आइडेंटिफाई, कंपेयर, एक्सप्लेन, कैटेगराइज। आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा जी, उसके बाद देखें आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ ब्रेन। अब देखें ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, हम उनको हर एक को अलग अलग देखेंगे तो पूरे ब्रेन को समझना आसान हो जाता है। देन है सिंथेसिस। अब देखें, अब जब आपको फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आता है ना, तो आपसे किसी भी तरह से, यानी कॉन्सेप्ट की समझ है, ये नहीं है कि आपने रटा लगाया कि रिजिड रूल है जी, उसमें जो है फ्लेक्सिबल रूल है, उसमें कोई रूल नहीं। ये चीज़ इससे हट के थोड़ा सा मज़ीद इसमें डीप जाके जब आप देखेंगे तो फिर आप से अगर कोई भी सवाल आते तो आप तीनों को अपने जहन में रख के कोई जवाब दे सकते हैं। इसको हम कहते हैं सिंथेसिस, द एबिलिटी टू इंटीग्रेट डिफरेंट पार्ट्स टू फॉर्म अ न्यू होल। जब आप मुख्तलिफ उसके जो कंपोनेंट पार्ट्स हैं उनको जहन में रखते हुए एक जवाब बना के देते हैं तो आप सिंथेसिस कर रहे होते हैं, आप सिंथेसाइज कर रहे होते हैं अपने जवाब को। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिंथेसिस। एंड लास्ट वन है एवेलुएशन। जी आप डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। एवेलुएशन टू चेक एंड जज द वैल्यू ऑफ द मटेरियल। अब इसमें आप पूरे के पूरे, यानी आप प्रोज एंड कॉन्स, फ़ायदे नुकसान बता रहे होते हैं, मुस्बत मनफी पहलू इसके अंदर आप बताते हैं किसी भी चीज़ के। और ये सारी चीज़ें जब आपके पास, ये नॉलेज भी, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होते हैं, तभी जाके आप किसी भी चीज़ को एवेलुएट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। जज, जस्टिफाई, डिसाइड, प्रायोरिटाइज, रेट। जस्टिफाई, आईसीटी इंक्रीज लर्निंग, ये एक एग्जांपल है। ठीक है जी, अच्छा ये तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी। अब मसलन आपसे कहा जाता है कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, एजुकेशन जो है हासिल करना क्यों ज़रूरी है, ये जब इस पे आप जवाब दे रहे होंगे ना तो आप इवेलुएट कर रहे होंगे हर एक चीज़ को, हर एक पहलू को। ठीक है, इसकी एक और सादा सी मिसाल मैं आपको देता हूँ ताकि आपको मज़ीद ये चीज़ें याद रहें। एक गाड़ी की जो है वो एक वर्कशॉप पे एक बच्चा काम सीखने जाता है, तो पहले दिन उसका जो है वो जो मालिक है, जो उसका उस्ताद है, टीचर है, इंस्ट्रक्टर, मेंटोर है, वो उसको बता देता है, चीज़ों के नाम बता देता है कि ये फ़लाँ टूल है, ये फ़लाँ टूल है, ये फ़लाँ टूल है, ये फ़लाँ टूल है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद जो है कंप्रीहेंशन, दूसरे नंबर पे वो बच्चे को बताता है कि भाई ये जो टूल है, ये जो है ये बोल्ट को, नट्स को टाइट करता है, ये जो है वो इलेक्ट्रिक जो कनेक्शन है उनको जोड़ने के लिए यूज़ होता है, वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब ये है कि उस बच्चे को पहले नंबर पे नॉलेज है किस चीज़ का, टूल्स का। दूसरे नंबर पे क्या है कि उसको ये भी पता है कि इस टूल का काम क्या है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे एप्लीकेशन। तो अब जब एक गाड़ी आती है तो बच्चा वो नॉलेज को और कंप्रीहेंशन को, यानी टूल के नाम को और उसके काम को अपने जहन में रखते हुए उठाता है। उसका टीचर उससे कहता है, वर्कशॉप का मैकेनिक, हाँ बच्चे जाओ इसका जो है टायर खोलो। अब टायर खोलने के लिए वो कौन सा जो है वो टूल यूज़ करता है, वो वहाँ से उठाता है, उठा के जो है वो गाड़ी का टायर खोलने के लिए चाहता है। तो ये एप्लीकेशन है, ये क्या कहलाएगा? एप्लीकेशन। अब वो अप्लाई कर रहा है उस नॉलेज को। अच्छा, तीसरे नंबर पे है एनालिसिस। अब वो गाड़ी का टायर, नट, बोल्ट, जो कुछ है, इंजन, सब कुछ खोल देता है। खोलने के बाद जहाँ पे कोई मसला है उसको देखता है,
फिर पाँचवें नंबर पे फिर जो है वो उसको इकट्ठा जोड़ देता है, सिंथेसाइज कर देता है। और छठे नंबर पे वो जो है उसको चेक करने के लिए थोड़ा सा उस गाड़ी को ड्राइव करता है ख़ुद कि क्या वाकई ये ठीक काम, अब उसका जो पुर्जा ख़राब था क्या वो ठीक हो गया, काम करने लग गया कि नहीं कर रहा। तो ये इवेलुएशन होगी। ठीक है जी, इसमें किसी को कोई मसला? तो ये लोएस्ट लेवल पे नॉलेज है, हाईएस्ट पे एवेलुएशन है। पेपर में ज़्यादातर ये सवाल पूछा जाता है कि लोएस्ट पे क्या है, हाईएस्ट पे क्या है। जी कोई मसला है किसी को? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? 2000 सर मसला ये है कि हाँ तो पूछा करें ना मसला, मैं 3-3 मरतबा पूछता हूँ, आप लोग चुप रहते हैं। पूछें, ज़रा जल्दी पूछ लिया करें, मेहरबानी किया सर करें। ये जी जब आप समझाते हैं ना सर, जब समझाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन पता नहीं जब मैं फिर पढ़ने लगती हूँ ना तो फिर मुझे जो है ना वो जब आपको ये समझ मसला लगती है तो फिर उसके दोबारा जो है लिए रिकॉर्डिंग इसीलिए भेजी जाती है कि आप उसको रिवाइज कर सकें। तो रिवाइज कर लिया करें। सर वो वन रिकॉर्डिंग सुनती हूँ फिर अच्छे तरीके से समझ लग जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे इसमें अब मेरा कसूर तो नहीं है ना, मुझे ये बताएं सर जी इसकी एप्लीकेशन क्या है? क्लासरूम में इसकी एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं? इसकी एप्लीकेशन Cognitive domain अगर की। आप लोग थोड़ा सा वेट करें तो मैं फिर बाद में बता दूं तीनों की इकट्ठी। ये यूजेस जो है ना एंड पे लिखे हुए हैं, ये हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई होती है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ एक एरिया देखा है ना, तो तीनों डोमेन पढ़ के फिर मैं बताऊंगा तीनों के कलेक्टिवली। अच्छा, कॉग्निटिव डोमेन 2022 के पेपर में ये जिनको ये इशू आ रहा है ना कि जी एक दफ़ा सुनने के बाद चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, याद नहीं होती, समझ नहीं आती, तो वो फिर एक दफ़ा सुन लें, 2 दफ़ा सुन लें। तो जो 2 दफ़ा सुनता है तो उसको रीडिंग की ज़रूरत ही नहीं है मेरे ख्याल में। कॉग्निटिव डोमेन जो है फिर ये रिवाइज़ किया कुछ दिन पहले। अली इमरान साहब मौजूद हैं? अली इमरान साहब जी सर, जी सर। आपने एक सवाल किया था कि कुछ दिन पहले के जो है ये सिंथेसिस जो है ऊपर होना चाहिए, वैल्यूएशन नीचे होना चाहिए। आपको आपका सवाल याद है? जी जी। और मैंने बताया था आपको कि मैं फ़लाँ जगह जाके आपको मेंशन करूँगा। तो ये बेसिकली जो इनके स्टूडेंट थे डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम, ये बेंजामिन ब्लूम का ही मॉडल है। ये अगर आप देखें ना, ये वाला मॉडल अगेन नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे मौजूद है। ये देखें, नॉलेज कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेलुएशन। तो ये नाउन फॉर्म में 1956 में दिया था बेंजामिन ब्लूम में। इनके स्टूडेंट थे क्रैथहोल एंड एंडरसन। इन्होंने इस डोमेन को रिवाइज़ किया 2001 में। कब रिवाइज़ किया जी? 2001 के अंदर। और ये 2022 के पेपर में। आप रिकॉर्डिंग किस वक्त सेंड करते हैं? रिकॉर्डिंग तो हमें मिल भी नहीं रही। यार मैं सेंड करता हूँ, क्यों नहीं मिल रही? अच्छा, आपको दूसरे ग्रुप में मैं भेज दूंगा आज दूसरे ग्रुप, एग्जामिनर वाले ग्रुप से है ना आप उस्मान, आपको मैं भेज दूंगा आज। अच्छा, क्रैथहोल एंड एंडरसन इन्होंने रिवाइज़ किया था कॉग्निटिव डोमेन को 2001 के अंदर। डिफरेंस क्या है, कहाँ पे क्या इन्होंने तब्दीली की इस डोमेन के अंदर, इस मॉडल के अंदर? अब देखिए, नॉलेज है यहाँ पे। नॉलेज हमने किसको कहा? अगर आप यहाँ से देखें तो रिमेंबर या रिकॉल को, ऐसे है। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे हमने कंप्रीहेंशन की बात की, तो हमने कंप्रीहेंशन किसको कहा? अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो एंडरसन ने दिया, एंडरसन एंड क्रैथहोल ने दिया, तो इन्होंने नॉलेज का नाम क्या रखा? रिमेंबरिंग या रिमेंबर। कंप्रीहेंशन का नाम अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पे है यहाँ पे एप्लीकेशन। हमने कहा एबिलिटी टू अप्लाई। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि एप्लीकेशन नहीं, अप्लाई। ठीक है। चौथे नंबर पे इन्होंने जो है बेंजामिन ब्लूम ने एनालिसिस कहा। अब एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालाइज करना किसी भी चीज़ को, उसके कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करके। तो इसने जो है एनालिसिस को एनालाइज यानी नाउन से वर्ब फॉर्म में ये मॉडल डिज़ाइन किया। एक तो ये डिफरेंस था। दूसरा मेजर डिफरेंस वो ये था कि इन्होंने जो सिंथेसिस है इसको जो है वो चौथे नंबर पे रखा था डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने। ठीक है। तो जो क्रैथहोल और एंडरसन है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिंथेसिस को ये ले गए छठे नंबर पे। सिंथेसिस को कहाँ ले गए? छठे नंबर पे। और इसका नाम सिंथेसिस के बजाय क्रिएट रख दिया। सिंथेसिस के बजाय क्या रख दिया? क्रिएट रख दिया। और इवैल्यूएशन जो है जो छठे नंबर पे था, इसको ये 5वें नंबर पे ले आए। ठीक है। 1956 से 2001। और ये सिंथेसिस 5वें से छठे नंबर पे चला गया और इवैल्यूएशन छठे से 5वें नंबर पे आ गया। तो ये बेसिक डिफरेंस था जो रिवाइज कॉग्निटिव डोमेन है ब्लूम टैक्सोनॉमी का
1956 से 2001 में जो रिवाइज किया गया ये उसका स्ट्रक्चर है। क्रैथहोल एंडरसन रिवाइज कॉग्निटिव डोमेन इन 2001 विद द टाइटल अ टेक्सोनॉमी फॉर टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट। तो ये एजुकेशनल टेक्सोनॉमी यानी ब्लूम टेक्सोनॉमी को उन्होंने टाइटल दिया टेक्सोनॉमी फॉर टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट। इसमें उन्होंने सिर्फ ये तब्दीली की, इसको 6ठे नंबर पे ले गए और इसको 5वें नंबर पे ले। असूलन भी बनता भी ऐसे ही है कि पहले हम इवेलुएट करते हैं फिर जवाब लिखते हैं ना अपना। तो ये तो नहीं होता कि जवाब लिख के बाद में हम सोचते हैं कि हम ये ठीक लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। तो पहले हम सोचते हैं अपने जहन में, सबसे पहले हमें पता होता है चीज़ को रिकॉल करते हैं, फिर अंडरस्टैंड करते हैं, अप्लाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, एवेलुएट करते हैं इसको कंपोनेंट पार्ट्स में कि इसका ऐसे मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, पहले ये नुक्ता ये नुक्ता ये नुक्ता ये हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। फिर एवेलुएट करते हैं कि इसमें क्या ये चीज़ वाकई फिट आती है कि नहीं आती, फिर हम जो है जवाब लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये ऐसा ही होता है। तो इनकी मज़ीद यहाँ पे ये डिटेल जी मौजूद है। क्रिएटिविटी जी सर। सर वैसे भी क्रिएटिविटी जो है ना वो टॉप मोस्ट पे आती है, यानी सबसे एंड में आती है। एग्जैक्टली, क्रिएटिविटी वैसे भी टॉप पे होती है, तो इसलिए इनको रिवाइज किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपसे पूछा जाए ब्लूम टेक्सोनॉमी का कॉग्निटिव डोमेन, तो आपने ये समझना है। और अगर आपसे वर्ड आपके इंटरव्यू में या टेस्ट में सवाल हो रिवाइज कॉग्निटिव डोमेन, तो फिर आपने इस पे आना है, ठीक है। और अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कॉग्निटिव डोमेन, तो फिर आपने पहले ये बताना है और बाद में इसमें आना है कि ये ऐसे ऐसे रिवाइज हुआ और किसने रिवाइज किया और क्या तब्दीली है इसमें, ठीक है। ये जो है यहाँ पे नोट्स आपके पास हैं, तो उसमें वही सारी बात लिखी हुई है जो मैं आपको वर्बली बता चुका हूँ। अब इसके बाद है दूसरा डोमेन, ये है अफेक्टिव डोमेन। मैंने बताया है कि वैल्यूज़, एटीट्यूड, फीलिंग को थिंकिंग हमारी जो है मुस्बत है या मनफी है, राइट है या रॉन्ग है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो ये हमारी अक़दार के बारे में है। मसलन क्लास में टीचर की रेस्पेक्ट कोई बच्चा करता है या नहीं करता, मिसबिहेव करता है, टीचर दूसरी तरफ मुंह करता है तो उसके पीछे जो है वो उसका मुंह बनाता है या मजाक उड़ाता है टीचर का। अब ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। वैल्यूज़ लाजमी नहीं है सर की आवाज नहीं आ रही। सब लोग हैंड रेज करें, शायद सबको पता चल गया। जी, वैल्यूज़ लाजमी नहीं है कि वैल्यूज़ हमेशा मुस्बत ही हों, मनफी भी हो सकती हैं। सच भी एक वैल्यू है, झूठ भी एक वैल्यू है, ईमानदारी भी एक वैल्यू है और करप्शन भी एक वैल्यू है। तो मुस्बत या मनफी दोनों में से कोई एक हो सकती है ये। तो वैल्यूज़ बच्चे के अंदर जो है अक़दार को प्रमोट करना, ये जो है अफेक्टिव डोमेन इस पे फोकस करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन है, एवेलुएशन है, उसमें ये डोमेन बिल्कुल एवेलुएट नहीं किया जा रहा। हम जो है कॉग्निटिव और साइकोमोटर डोमेन जो है अपने असेसमेंट सिस्टम के अंदर जो है वो एवेलुएट कर रहे हैं। तो क्रैथहोल ने 1964 के अंदर दिया, दिस डोमेन इज़ कंसर्न विद एटीट्यूड। एटीट्यूड किसको कहते हैं? फीलिंग, थिंकिंग, थॉट, किसी के बारे में जो हमारी होती हैं, चाहे वो मुस्बत हैं चाहे वो मनफी हैं। वैल्यूज़ एंड फीलिंग्स ऑफ लर्नर्स रिजल्टिंग फ्रॉम द लर्निंग, लर्निंग से बच्चा जो कुछ गेन करता है। इसका भी अगेन लोएस्ट लेवल जो है वो अटेंडिंग या रिसीविंग है और हाईएस्ट जो है वो करेक्टराइजेशन है। अब देखें किसी जगह कोई यूँ समझ लें, बड़ी सादा सी इसकी मिसाल है कि कोई इस्लाही मजलिस हो रही है, ठीक है, कोई दीनी महफिल है कहीं पे, तो मेरा एक दोस्त मुझे कहता है कि आए मेरे साथ चलें। अब सबसे पहले है क्या मैं विलिंग हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ चलें यार चलते हैं। अब मैं वहाँ चला जाता हूँ, मैं उस महफिल में बैठ जाता हूँ वहाँ जाके, तो वहाँ पे जो भी ख़तीब खिताब कर रहा है मैं उसकी बात सुनता हूँ। सुनने के बाद जहाँ से मुझे समझ नहीं आती मैं उससे गुफ्तगू करता हूँ, सवाल और जवाब करता हूँ, यानी मेरी तवज्जो और ध्यान 100% उधर है, ठीक है। मतलब मैं मुकम्मल तवज्जो, पहले लेवल पे क्या है कि क्या मैं जाना चाहता हूँ या नहीं जाना चाहता, मेरा यस है, उस अपने दोस्त को यस बोलता हूँ या नो बोलता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं यस बोल देता हूँ, मैं अब चला गया, तो क्या मैं तवज्जो और ध्यान के साथ वहाँ जाके सुनता हूँ, ठीक है।
अब वो जो बातें वो कर रहा है, क्या उन उन बातों को जो है वो उनकी जो वर्थ है या वैल्यू है, क्या मैं उसको अंडरस्टैंड करता हूँ कि वाकई ये आवाज नहीं आ रही। आवाज़ का इशू बाकी लोगों को है? Yes, sir. Please, डिस्टॉर्शन है आवाज़ में? अच्छा, एक सेकंड, मैं लीव करके रीजॉइन करता हूँ। जी, आप आ रही है आवाज़ मेरी? जी प्लीज़, आवाज़ आ रही है मेरी अब या नहीं? यस जी सर। सर आवाज आ रही है, स्लाइड्स नहीं शो हो आ रही है, स्लाइड शो हो रही। स्लाइड शो हो जाएंगी। सर जी नहीं शो हो रही। आवाज़ क्लियर हो रही है? पहले आवाज़ का बताएं जिसका मैं पूछ रहा हूँ। जी प्लीज़। ये सर क्या था? सर जी आवाज नहीं आ रही। जी, अभी आवाज़ आ रही है मेरी? सर जी इतनी आवाज आती है कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही, उसके बाद गायब हो जाती है। चलिए, अब आ रही है आवाज़? जो मैं पूछ रहा हूँ ये बता दें कि आवाज़ आ रही है, स्लाइड शो हो रही है? यस सर, अब आ रही ओके। याद आ रही है। अच्छा, हम बात कर रहे थे slide show नहीं अफेक्टिव हुई। डोमेन की। अब अफेक्टिव डोमेन मैंने कहा कि मेरा एक दोस्त मुझे कहता है कि आए, एक दीनी महफिल मजलिस है तो वहाँ पे इस्लाही बयान हो रहा है, वहाँ चलते हैं। तो मैं कहता हूँ ठीक है जी, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, मैं अटेंड करना चाहता हूँ। पहला स्टेप हो गया, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। वहाँ जाके मैं इंतहाई तवज्जो के साथ उस ख़तीब की बात को, खिताबत को सुनता हूँ। तीसरे नंबर पे यानी मैं रिस्पॉन्ड दे रहा हूँ, एक्टिवली मैं वहाँ बैठा हूँ, हाजिर दिमागी से सुन रहा हूँ हर एक चीज़ को। तीसरे नंबर पे मैं ये देखता हूँ कि जो बातें वो कह रहा है, क्या मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, यानी क्या वाकई वो बातें मेरी सोसाइटी, मेरे मज़हब, या सारी चीज़ें इसके अंदर क्या मौजूद हैं, एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो मैं यानी एक्सेप्ट कर लेता हूँ उन वैल्यूज़ को, उन एटीट्यूड्स को, या उस इस्लाही चीज़ें जो वो बता रहा है। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, ताकि स्ट्रक्चर आपके जहन में रहे। फिर मैं ये देखता हूँ कि इससे पहले जो मेरा एक माइंडसेट था, मुझे कुछ चीज़ों का पहले भी पता था, तो कौन सी चीज़ें ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, वो वाली जो आज बताई गई हैं। ठीक है, मैं यानी ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ, एक तरतीब बना रहा हूँ, प्रायोरिटाइज़ कर रहा हूँ कि कौन सी चीज़ जो है वो मुझे पहले करनी चाहिए, कौन सी जो है मुझे बाद में करनी चाहिए। एंड लास्ट वन ये है कि जो बातें वहाँ पे मुझे बताई गई हैं, क्या मैं उनको अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बना रहा हूँ, अपने करैक्टर का हिस्सा बना रहा हूँ। मसलन वहाँ पे बताया गया
कि वालिदैन की रिस्पेक्ट करनी है। अगर वो किसी बात में गलत भी हैं तब भी उनको जो है आपने ऊंची आवाज़ में उनसे बात नहीं करनी, फ़र्ज़ करें। तो आप देखें तो ये जो है मैं इसको अपने करैक्टर का पार्ट बनाता हूँ कि मेरे वालिदैन जो भी बात करेंगे चाहे वो गलत भी होंगे, 100% गलत होंगे, मैं 100% ठीक भी हूँ, तब भी जो है मैं उनको उफ तक नहीं कहूँगा। तो ये जो है वो करैक्टराइजेशन है, ये बहुत ही आसान है। अटेंडिंग सबसे पहले लोएस्ट लेवल है। विलिंगनेस टू रिसीव द इंफॉर्मेशन और अटेंड अ प्रोग्राम, कि मैं क्या वहाँ जाना चाहता हूँ, क्या एक दीनी इस्लाही या एक जो है वो वैल्यू बेस्ड कोई जो टॉपिक है टीचर की, जैसे हमारे यहाँ सच्चाई पे, दयानतदारी पे, अमानतदारी पे, हमदर्दी पे, दूसरों की मदद करने पे, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे जो है असबाक होते हैं उर्दू, इंग्लिश और इस्लामियात के अंदर। तो ये वही हैं सारे। विलिंगनेस टू रिसीव द इंफॉर्मेशन और अटेंड अ प्रोग्राम सबसे पहले। अच्छा, दूसरे नंबर पे है रेस्पॉन्डिंग विलिंग रिस्पॉन्स, यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर। जैसे मैंने बताया कि मैं वहाँ पे मौजूद हूँ तो मैं एक्टिवली सुन रहा हूँ, पार्टिसिपेट कर रहा हूँ उस डिबेट या डिस्कशन में। तीसरे नंबर पे है वैल्यूइंग, यहाँ पे इससे मुराद ये है कि वो जो बातें, ये जो अच्छी बातें, अच्छी इक़दार को जो प्रमोट करना चाह रहा है टीचर क्लास के अंदर ही, तो क्या मैं उनको समझ रहा हूँ, ठीक है, उनकी वर्थ या वैल्यू को मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। द एबिलिटी टू सी द वर्थ और वैल्यू ऑफ समथिंग एंड एक्सप्रेस इट, एक्सेप्टेंस ऑफ एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़। तो जो वैल्यूज़ इक़दार वो टीचर बता रहा है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, क्या मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। देन है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज़ करना किसको कहते हैं, किसी चीज़ को एक अरेंज करना, तरतीब देना। तो कुछ जो चीज़ें ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं उनको जो है वो, मसलन मैं जो है जा रहा हूँ अपने किसी ऑफिस में, किसी काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे ऑफिस से भी लेट हो रहा है और रास्ते में देखता हूँ कि किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया है। अब ऑफिस में पहुँचना भी मेरा फ़र्ज़ है, टाइम पे पहुँचना, और इनकी मदद करना भी फ़र्ज़ है। यहाँ पे जो है पहले मैं उनको असिस्ट करूँगा जिनका खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हुआ है। तो इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। इस तरह की जब सिचुएशन बन जाए तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे, किस वैल्यू को देंगे, किस अच्छाई को देंगे। द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज वैल्यूज़ एंड टू अरेंज देम इन अप्रोप्रिएट ऑर्डर एंड प्रायोरिटाइज अ वैल्यू ओवर अनदर वैल्यू टू क्रिएट अ यूनिक वैल्यू सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वन हाईएस्ट है कैरेक्टराइजेशन, द एबिलिटी टू मेक द वैल्यू अ पार्ट ऑफ वंस कैरेक्टर। तो मैं इसको अपने कैरेक्टर का परमानेंट पार्ट जब बना लूँगा इस अच्छाई को, कि मैंने हमेशा जो है सच बोलना है, वालिदैन का एहतराम करना है, अपने स्टूडेंट को सपोर्ट करना है, तो ये कैरेक्टराइजेशन है, ठीक है जी। लोएस्ट लेवल इसमें अटेंडिंग और हाईएस्ट कैरेक्टराइजेशन। इसमें कोई मसला किसी को आप पूछ सकते हैं आप जी। नो सर, कोई मसला नहीं। साइकोमोटर डोमेन सिम्पसन ने 1972 में दिया था। बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सीक्वेंस है कि इनके दरमियान 8-8 साल का गैप है, ठीक है। यानी पहला डोमेन 1956 में आया, इसमें 8 ऐड करें 64 में 8 ऐड करें तो 72, ठीक है। तो 8 साल के बाद, हर 8 साल के बाद जो है ये आता रहा डोमेन इसका। साइकोमोटर डोमेन सिम्पसन ने 1972 में दिया। अब ये डोमेन जो है हमारी मोटर, फिज़िकल, प्रैक्टिकल, एक्सपेरिमेंटल इन स्किल से रिलेटेड है। फिज़िकल वर्क, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, यानी एक्सपीरियंस, एक्टिविटी, प्रैक्टिस फिज़िकल वर्क, ठीक है, ये डोमेन इससे रिलेट करता है। तो सिम्पसन ने दिया दिस डोमेन इज़ कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स फिजिकल स्किल्स को कहा जाता है। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, यूज़ करना किसी चीज़ को। मैनिपुलेशन ऑफ मटीरियल्स, यानी मसलन बच्चों को जो है वो मट्टी दे दी, ठीक है, पानी डाल के कि रेत दे दी, रेत के ऊपर लिखाई करें, मट्टी दे दी, पानी डाल के बच्चों से कहें कि इससे मुख्तलिफ चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स आप बनाएं, ठीक है, ये मैनिपुलेशन हो जाएगी। तो मैनिपुलेशन ऑफ द मटीरियल एंड आर सम एक्ट्स विच रिक्वायर अ न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी आप मसल हाथों पाँव की, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स की, और आपका ब्रेन, न्यूरो मस्कुलर से क्या मुराद है, आपका ब्रेन भी और आपके बॉडी पार्ट्स दोनों कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मिलके कोई काम परफॉर्म करें। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कोग्निटिव डोमेन। अब इसके लेवल हैं, सबसे पहले है परसेप्शन, फिर सेट, फिर गाइडेड रिस्पॉन्स, फिर मैकेनिज्म, कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, एडॉप्टेशन एंड ओरिजिनेशन। ये भी बहुत आसान है। परसेप्शन, मेरी छोटी सी भतीजी है, फ़र्ज़ करें मैं मुंतहा, मेरी भतीजी का नाम, मैं उसे कहता हूँ कि मुंतहा बेटा मैंने आपको साइकिलिंग सिखानी है, ठीक है, क्या आप सीखना चाहती हैं। मेरी भतीजी कहती है कि हाँ मैं सीखना चाहती हूँ। पहले नंबर पे मैं अपनी बेटी भतीजी से कहता हूँ कि बेटा क्या अभी स्टार्ट कर दें हम सीखना। मेरी भतीजी कहती है यस अंकल अभी कर दें। तो मैं अपनी भतीजी को जो है फ़ौरन मैं कहता हूँ चलें बेटा आ जाएँ, लॉन में आ जाएँ। तो अब दूसरा स्टेप, पहले क्या वो चाहती है, यस, अभी चाहती है, रेडी है अभी, यस, 2 स्टेप हो गए।
अब तीसरे नंबर पे मैं साइकिल को पकड़ूंगा, छोटी सी साइकिल होगी, मेरी भतीजी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पेडल्स को मूव करेगी, डरेगी, सहमेगी, कभी इम्बैलेंस होगी साइकिल, ठीक है। मैं साथ साथ चल रहा हूँ, उसको हौसला भी दे रहा हूँ, तबकी भी दे रहा हूँ, साइकिल भी मैंने पकड़ी हुई है। अब तीसरे नंबर पे क्या करूँगा कि जो बातें मैं उसको वर्बली बता रहा हूँ कि अब ऐसे करो ऐसे करो, अब अगली स्टेज पे 1 2 3 दिन के बाद मेरी भतीजी जो है वो काम खुद से कर रही है, मुझे बताना नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब उससे अगली स्टेज पे क्या होता है कि मैं मौजूद नहीं हूँ और मैं जो है दूर बैठ के दे रहा हूँ, मेरी भतीजी जो है वो साइकिलिंग कर रही है, ठीक है। अब ये साइकिलिंग वो सहन के अंदर करिए, घर के लॉन के अंदर। अब मेरी भतीजी उससे अगले दिन बाहर निकल जाती है कि मैंने गली के अंदर भी साइकिलिंग करनी है, ठीक है। तो वो बाहर जो है जाके साइकिलिंग स्टार्ट कर देती है गली में, यानी उसने एक नई जगह पे अपने आप को अडॉप्ट कर लिया, एडजस्ट हो गई है नई जगह पे। और लास्ट वन है ओरिजिनेशन। अब वो बच्ची वो काम करेगी जो मैंने उसको नहीं सिखाया, जैसे जो बाइकर्स होते हैं वन व्हीलिंग करते हैं, साइकिलिंग वाले वन व्हीलिंग करते हैं एट्सेट्रा। तो ये ऐसी चीज़ जो आपने उसको नहीं सिखाई और उसने खुद ओरिजिनेट कर लिए, जनरेट क्रिएट कर दिए, ये ओरिजिनेशन होती है। इस सीक्वेंस को जो मैंने आपको बताया अपने जहन में रखेंगे तो आपसे कभी भी कोई डेफिनेशन या एग्जांपल पूछेगा तो आपको नहीं भूलेंगी। सबसे पहले लोएस्ट लेवल पे है परसेप्शन, विलिंग टू रिसीव द इंफॉर्मेशन आर अटेंड द प्रोग्राम। मेरे भतीजे ने कहा यस चाचू मैं जो है साइकिलिंग सीखना चाहती हूँ। चूज़, डिफ्रेंशिएट, ये आप छोड़ दें, सिर्फ पहला जो है ना ये एक्टिव वर्ब मैं यहाँ पे बताना भूल गया, इसके आप देखना चाहें तो देख लें, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके ज़रूर देखेंगे, ठीक है। इसके साथ डिफाइन लिख दें, यहाँ फाइंड के आगे ना नॉलेज के आगे डिफाइन लिख दें। इनके एक्टिव वर्ब्स आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, अफेक्टिव और साइकोमोटर के। अच्छा, देन है रेडीनेस टू एक्ट। परसेप्शन हो गई, विलिंग है मेरी भतीजी मुंतहा, सेट रेडीनेस टू एक्ट है, वो चाहती है कि चाचू अभी चलें, साइकिल आई हुई है तो अभी हम जो है वो साइकिलिंग सीखते हैं। तो ये है रेडीनेस, फौरी तौर पे किसी काम को करने के लिए रेडी हो जाना, ये है सेट, ठीक है। देन है गाइडेड रिस्पॉन्स। अब गाइडेड रिस्पॉन्स में इफेक्टिव और साइकोमोटर का पहले सर फिर जी सर इफेक्टिव और साइकोमोटर का पहला स्टेप सेम ना हुआ सर, फिर हाँ जी उसमें सेम विलिंगनेस टू यस 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 एग्जैक्टली जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, विलिंगनेस है दोनों के अंदर, ठीक है। और पहला भी सेम है और दूसरा भी ऑलमोस्ट सेम ही है, इसमें भी एक्टिव पार्टिसिपेशन है, ठीक है, इसमें भी वही है, रेडीनेस टू एक्ट है, यानी एक्टिवली इन्वॉल्व होना, ये सिर्फ नाम का फ़र्क है। अच्छा, अब गाइडेड रिस्पॉन्स से मैं आ गया था, मैंने क्या कहा, भतीजी को मैं अब साइकिलिंग सिखा रहा हूँ, ट्रायल एंड एरर पे ये फोकस करता है, इमिटेशन, ट्रायल एंड एरर प्रिंसिपल जो है इस लेवल के अंदर होता है। बच्ची मेरी, भतीजी मेरी जो है कभी इम्बैलेंस होगी, कभी बैलेंस हो जाएगी, एक दफ़ा नहीं होगा उससे काम, फिर वो दोबारा ट्राई करेगी। तो जैसे फीमेल हमारी रोटियां बनाना सीखती हैं, ठीक है, वो भी इसके अंदर वो भी एक साइकोमोटर स्किल है। तो पहले जो रोटी बनती है वो बड़ी प्यारी और बड़ा नमूना होता है। अर्ली स्टेज इन स्किल एक्विजिशन वे स्किल आर परफॉर्म्ड अंडर गाइडेंस फॉर टीचर, और अपनी वो रोटी खाती भी खुद है कि चलें और कोई नहीं खाता तो मैं खुद खा लूँगी। इमिटेशन, ट्रायल एंड एरर, ठीक है। मेरी छोटी बहन ने पहली मरतबा जब रोटी बनाई तो चुप चुप के खुद खा रही थी क्योंकि उसका नक्शा इतना प्यारा था। तो ये गाइडेड रिस्पॉन्स होता है, यानी यहाँ पे कोई आपको साथ बैठ के बता रहा होता है कि रोटी ऐसे बनानी, या उसी एग्जांपल को कोट करते हैं आगे कि उस भतीजी को मैं आहिस्ता आहिस्ता साइकिलिंग सिखा रहा हूँ, ठीक है, वो इमिटेट कर रही है, जैसे मैं उसको कह रहा हूँ वैसे वो कर रही है। ट्रायल एंड एरर है, कभी गलती करेगी कभी इस्लाह करेगी। देन है मैकेनिज़्म, जो बातें मैं उसको बता रहा हूँ वो उसको सीख चुकी है अब, ठीक है, मुझे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, कि पैडल कैसे मूव करना है, हैंडल को कैसे उसने मजबूती से थामे रखना है, साइकिल इम्बैलेंस हो तो क्या करना है, वो सारी चीज़ें वो सीख चुकी है। द एबिलिटी टू कन्वर्ट लर्न रिस्पॉन्सेज इनटू हैबिचुअल एक्शन, यानी जो बातें मैं उसको बताई उसके हैबिट बन चुकी हैं। हैबिट किसको कहते हैं, जो चीज़ आप रूटीन में कर रहे होते हैं। विद प्रोफिशेंसी एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है, यानी बच्ची वो सारी चीज़ें सीख चुकी है कॉन्फिडेंस के साथ और प्रोफिशेंसी के साथ। उसके बाद है 5th नंबर पे कॉम्प्लेक्स ओवर्ड रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे जो है वो मेरी सपोर्ट के बगैर खुद जो है अपना काम, अपना टास्क पूरा कर सकती है, ठीक है, यानी साइकिलिंग खुद चला सकती है। अब यहाँ पे द एबिलिटी टू स्किलफुली परफॉर्म कम्प्लेक्स मूवमेंट पैटर्न परफॉर्मेंस विदाउट हेजिटेशन विद एक्सपर्टीज़, तो यहाँ पे मुकम्मल उसको साइकिलिंग आ गई है। अब वो अगले स्टेप पे क्या करती है, घर से बाहर जाना चाहती है। द स्किल आर लर्न टू सच एन एक्सटेंट दैट द स्टूडेंट कैन अडॉप्ट देम टू कैटर फॉर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, यानी उस इन्वायरमेंट से हट के किसी और इन्वायरमेंट में अगर वही काम परफॉर्म करना
पड़े, जो एक्सपेरिमेंट टीचर ने क्लास में करना सिखाया है वो वहाँ पे इम्तिहान में करना पड़े बच्चे को परफॉर्म, तो बच्चे के लिए कोई मसला नहीं होगा। तो बच्ची को मैंने साइकिलिंग सेन में सिखाई है, लेकिन अब वो गली में भी जा सकती है, बाज़ार में भी साइकिलिंग कर सकती है। ओरिजिनेशन लास्ट वन है, हाईएस्ट लेवल है। क्रिएटिंग न्यू मूवमेंट पैटर्न, ये वो होते हैं दैट हैज़ नॉट बीन लर्नड, वो यानी वो पैटर्न हैं जिनको नहीं सिखाया गया होता, न्यू स्पेसिफिक सिचुएशन में नए हैं। मीन मसलन यहाँ पे मतलब सर वो आपको जी जी सर इट्स मीन वो यहाँ पे आपको फॉलो नहीं कर रही हाँ। ओरिजिनेशन में। उसके अपने पैटर्न है, उसने खुद से कोई चीज़ डिज़ाइन की, ना उसे बताई समझाई भी नहीं गई है। मसलन उसने पक्की जगह पे जो है ना वो साइकिलिंग सीखी है, तो वो जो है वो किसी ऐसी जगह पे भी जहाँ पे कोई रेतली जगह है तो वहाँ पे उसको साइकिल चलाने में ऑब्वियसली मुश्किल होगी, तो वहाँ पे वो खुद को कैसे वो करेगी, तो ये ओरिजिनेशन है। क्रिएटिंग न्यू मूवमेंट पैटर्न फॉर अ स्पेसिफिक सिचुएशन। ठीक हो गया जी। तो इसमें यानी सर ये भी कह सकते हैं कि डिस्कवरी जो है वो इस ओरिजिनेशन में आ जाएगी, डिस्कवर करना। ओरिजिनेशन डिस्कवरी का ही दूसरा नाम है, बिल्कुल सही फरमाया उस्मान साहब ने कि ओरिजिनेशन डिस्कवरी है, यानी ये वो चीज़ है जो उसको नहीं बताई गई, नहीं सिखाई गई, तो वो खुद से अगर करता है तो ये क्रिएशन होती है, क्रिएटिविटी होती है, ओरिजिनेशन होती है, डिस्कवरी होती है। अब आपसे मेरा सवाल है, अब आपने जो है वो तवज्जो से सवाल को सुनना है, ठीक है, सवाल मेरा तवज्जो से सुनेंगे तो जवाब आपको आएगा, अदरवाइज जल्दबाजी करेंगे तो जवाब आप गलत कर बैठेंगे। सवाल को तवज्जो से सुनना है। मैं सवाल करने लगा हूँ, द हाईएस्ट लेवल इन ब्लूम टेक्सोनोमी इज़